पढ़ रहे थे तृतीय विश्व। तृतीय विश्व क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तृतीय विश्व की विशेषताएं क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से तृतीय विश्व की विशेषताएं बहुत सारी है और उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, वैसे ही इतनी सारी समानताओं और इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद भी उनमें विभिन्नताओं और विविधताओं की भी कोई कमी नहीं है। तो क्या क्या विविधताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इसे हम क्रम से पढ़ेंगे। उस क्रम में पहला है संसाधनों के क्षेत्र में। संसाधनों के क्षेत्र में काफी राष्ट्रों में विभिन्नता देखी गई है। क्या होते हैं संसाधन, इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम समझेंगे। तो संसाधनों का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें मिले। हर राष्ट्र की विश्व में एक स्थान है और वो स्थान कहाँ है, वो मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा की किस जगह पर वो स्थित है, कितनी नदी और पहाड़ों से वो ढका हुआ है, या कितने महासागर उसके पास से गुजर रहे हैं, कितनी सारी नदियां उसके पास है। प्राकृतिक संसाधन उन्हीं सबसे मिलकर बनता है। वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ पे हरियाली किस रूप में रहती है, बारिश कितनी आती है, सूखे का क्या हाल रहता है, तो ये सारी चीजें संसाधनों में काउंट होती है। तो संसाधनों के क्षेत्र में तृतीय विश्व के राष्ट्रों में विविधताएं देखी गई है। तो ये किस रूप में देखी गई है कि कुछ राष्ट्र तो विविधताओं से इतने अधिक भरे हुए हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, यहाँ पर इन्हें किसी और जगह से आयात करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ राष्ट्र इतने कमजोर है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, इनमें नगण्यता को भी देखा गया है। और कुछ राष्ट्र औसत आधार पर प्राकृतिक संपदा को प्राप्त करते हैं। जैसे सूडान में संसाधनों की बेहद कमी देखी गई है, तो नाइजीरिया में संसाधनों का भरमार देखा गया है। तो नाइजीरिया प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सबसे परिपूर्ण राष्ट्र है और सूडान जो है संसाधनों की दृष्टि से सबसे कमजोर राष्ट्र है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से। तृतीय विश्व के राष्ट्र जनसंख्या विस्फोट का पर्याय बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर कमी और इनका विस्फोट दोनों ही देखा गया। कुछ राष्ट्र इतने अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं और वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। तो कुछ राष्ट्र कम क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या अधिक्य बहुत ही अधिक है। इस दृष्टि से जनसंख्या कम और ज्यादा होने की वजह से वहाँ का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है या सकल घरेलू आय जो है वो कम और ज्यादा होती रहती है। कुछ राष्ट्र पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित होने के कारण उनकी आय कम हो जाती है और उसी कारण वहाँ पर की जनसंख्या उससे प्रभावित होती रहती है। तो यदि हम देखें तो जनसंख्या का अंतर इंडोनेशिया में, जिस इंडोनेशिया की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या से मात्र 1/3 है। लीबिया की जनसंख्या भी काफी कम है। भारत, ब्राजील आदि राष्ट्रों में जनसंख्या की बहुतायत देखी गई है और कुछ बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। लेकिन कुछ राष्ट्रों के पास जनसंख्या और कृषि क्षेत्र दोनों ही कम पाए जाते हैं। इसी वजह से वहाँ की जनसंख्या हर रूप में प्रभावित होती है। वहाँ के कार्य, वहाँ की क्षमता, ये सभी कुछ प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट है जातीय दृष्टि से। जातीय दृष्टि का अर्थ ये है कि कुछ राष्ट्रों में इतनी अधिक जातियां हैं, जैसे भारत है। भारत बहुसंख्यक जातियों का एक राष्ट्र है। यहाँ पे बहुत सारी जातियां आई और चली गई, कई सारी उपजातियां भी यहाँ पर मौजूद है और ये जातियां उपजातियां हमेशा संघर्ष और तनाव का कारण बनती रही। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर मात्र 2 या 3 समुदाय के लोग ही रहते हैं और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर एक ही जाति का ही वर्चस्व रहा है। तो जैसे
तीसरे दुनिया के देशों को यदि हम देखें तो काफी भिन्नता रखते हैं। चिली देश जो है वो समरूप समाज वहाँ पर पाए जाते हैं। चिली में चिली मिर्ची को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चिली राष्ट्र का नाम है। कुछ राष्ट्रों में 2 या 3 जातीय समूह ही पाए जाते हैं, तो कुछ में बहुतायत जातिवाद पाया जाता है, जिससे मतभेद, तनाव और गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जैसे नाइजीरिया में आइब्रोज और हाउस सॉस तथा मोरिबा में धन तथा भाषा को लेकर सदैव ही गृह युद्ध चरम सीमा पर रहा है। अगला पॉइंट है राजनीतिक विरासत। राजनीतिक विरासत की यदि हम बात करते हैं तो राजनीतिक विरासत का भी एक विशिष्ट इतिहास हर राष्ट्र के पास रहा है। कुछ राष्ट्रों का इतिहास इतना पुराना है कि अमेरिका जैसे सुदृढ़ और पूंजीपति राष्ट्र से भी पुराना इतिहास माना गया है, और कुछ राष्ट्र इतनी बहुत अधिक मेहनत, मजदूरी, ताकत लगाने के बावजूद अभी कुछ समय पहले ही स्वतंत्र हुए हैं। तो राजनीतिक विरासत का प्रत्येक राष्ट्र का अलग अलग इतिहास है, और उस इतिहास के कारण सदैव राष्ट्रों में भिन्नता रही है। यदि हम देखें तो मोरक्को और केन्या जैसे राष्ट्र काफी समय बाद यानी 62 के आसपास इनका वो हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं। ये तब तक उपनिवेश ही थे। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिन पर विदेशी प्रभुत्व कभी स्थापित ही नहीं हुआ, जैसे थाईलैंड। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं, जिनका राजनीतिक अस्तित्व अमेरिका से भी पुराना है। इस प्रकार से बहुत सारे राष्ट्र ऐसे रहे हैं जिनके इतिहास पुराने हैं। यदि हम ईरान को देखते हैं तो ईरान उपनिवेशवादी शक्तियों की उपज है। नाइजीरिया कुछ भूतपूर्व पृथक राज्यों को मिलाकर अभी संघ के रूप में उभर कर आया है। और ये है कुछ एक राष्ट्र ऐसा है मलेशिया, जिनकी राजनीतिक विरासत कुछ भिन्न प्रकार की है। अगला पॉइंट है आधुनिक और पारंपरिक संस्कृतियां। आधुनिक और पारंपरिक संस्कृतियों का अर्थ ये रहा है कि कुछ राष्ट्र इतने अधिक प्रभुत्वशाली और इतने अधिक समृद्धशाली है कि उनका जो इतिहास है वो आधुनिकता के काफी करीब है, और कुछ राष्ट्र आज भी इतने परंपरावादी है, इतने पुरातनवादी है कि आज लोग चांद पर जा रहे हैं, मंगलयान की यात्रा कर चुके हैं, मंगल जा चुके हैं। और कुछ राष्ट्र इतने गरीब हैं कि उन्होंने रेलगाड़ी क्या होती है, वायुयान क्या होता है, या किस प्रकार से एक जगह से दूसरी राष्ट्र में पहुंचा जा सकता है, इन चीजों से आज भी वो अनभिज्ञ है। यानी इतनी अधिक विभिन्नता जो देखी गई है संस्कृतियों में, वो आधुनिकता और पारंपरिकता का अलग अलग रूप हमको दर्शाती है। आज भी कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां परंपराओं और धार्मिक समस्याओं का इतना अधिक बोलबाला है कि वो इन समस्याओं से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। यदि आधुनिकता का नाम हम लें तो आधुनिकता के नाम से वो बेहद दूर है। और कुछ राष्ट्र जन सहभागिता से निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, और इनमें साक्षरता, प्रति साक्षरता की भी काफी संख्या बढ़ रही है, और प्रत्येक क्षण नई चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, और इन चुनौतियों का सामना करते करते ये आधुनिकता के बेहद करीब आ चुके हैं। इन्हें आधुनिकता का रास्ता बेहद ही आसान लगने लगा है। अगला पॉइंट है शासन की विभिन्नता। शासन की विभिन्नता का अर्थ है, हमें ज्ञात है कि शासन प्राचीन काल में यदि हम देखते हैं तो क्या हुआ करता था। प्राचीन काल में बहुत समय पहले तक तो बहुत समय पहले राजतंत्र था, उसके बाद में कुलीन तंत्र आया, फिर लोकतंत्र आया। यदि आज हम देखते हैं तो कुछ राष्ट्रों में आज भी राजतंत्र की परिपाटियों को अपनाया जा रहा है, और कुछ जगह निर्वाचित शासन व्यवस्था को अपना लिया गया है। कुछ राष्ट्र राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का
विभिन्नता मिश्रित रूप को अपना रहे हैं, यानी बहुत सारे राष्ट्रों की विभिन्नताओं को भी, शासन विभिन्नताओं को भी हम देख रहे हैं। तो शासन विभिन्नताओं में परंपरागत राजतंत्र, तो कहीं निर्वाचित सरकारें और कहीं प्रतिमान की सरकारें और कहीं कहीं सैनिक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया। अगला पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था। तीसरे विश्व के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था भी काफी विभिन्न है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आयात निर्यात पर निर्भर है। जैसे भारत विदेशी व्यापार में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, किंतु बहुत से राष्ट्र में आय का पलड़ा काफी भारी है। जैसे सऊदी अरब काफी धनवान राष्ट्र है, वहाँ की अर्थव्यवस्था काफी उभरी हुई या उच्च स्थान रखती है। कुछ देश केवल कृषि पर निर्भर है और उनकी अर्थव्यवस्था निम्न है, जैसे श्रीलंका। कुछ देशों में औद्योगिकीकरण का अधिक बोलबाला है, जैसे दक्षिणी कोरिया औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही उच्च स्थान रखता है। कुछ राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में अचानक गतिरोध उत्पन्न हो गया और वो अब उच्चता से निम्नता की ओर लुढ़क गए हैं, जैसे अफगानिस्तान। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में यकायक वृद्धि हो गई है। पहले वो कहीं भी अर्थव्यवस्था में आसपास उच्चता के आसपास भी नहीं फटकते थे और वो अब उच्च स्थान को प्राप्त हो चुके हैं। ब्राजील उनका एक उदाहरण है। कुछ देशों में आज की अर्थव्यवस्था समाजवादी ढांचे पर आधारित है, जैसे वियतनाम। कुछ राष्ट्रों में पूंजीपति तत्व अधिक मात्रा में मौजूद है और कुछ राष्ट्रों में पूंजी का पता ही नहीं है। पूंजीपति राष्ट्रों में नाम है अर्जेंटीना का, जहां पर पूंजी अधिक मात्रा में मौजूद है। इस प्रकार हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था की भिन्नता को। ये आर्थिक व्यवस्था की भिन्नता ही राष्ट्रों की विकास के ग्राफ को ऊपर और नीचे करता रहता है। कहीं अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो कहीं पर आज भी इतने वर्षों बाद भी अर्थव्यवस्था अपना वो स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही है जो उसे करना चाहिए। अर्थात इन 7 पॉइंटों के माध्यम से हमने तृतीय विश्व के राष्ट्रों की विभिन्नता और विविधता को पढ़ा है।